हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेथड्स में देखा था कि कैसे जो टेम्परेचर और हीट हमने डिफाइन किया था और उसकी कुछ कुछ बिहेवियर्स देखे थे कैसे होता है ना। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा कि लास्ट क्लास में हमने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन भी होता है ना। तो उसी एक्सपेंशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंजेज आता है कि नहीं। तो इस वाले चैप्टर में क्या होगा, एक्सपेंशन इन डायमेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, है ना। तो बेसिकली हम टेम्परेचर राइज करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें उसके डायमेंशन में चेंजेज आता है ना। तो उसी चेंजेस को हम समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो चेंजेज एक्चुअली में होता क्यों है टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से जो उसका डायमेंशन है, तो डायमेंशन में क्या क्या आ जाएगा। तो डायमेंशन में हमारे पास लेंथ हो सकता है ना, एरिया हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है। तो ये सब में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो, है कि नहीं। तो हमें बस यही देखना है कि इन सब चीज़ों में ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है। तो एक बेसिक कर्व आपने मॉलिक्यूल्स का देखा होगा, है ना, जो कि हमने पहले भी प्लॉट किया था पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में, है ना। तो ये किस तरीके से होता है, इस टाइप से आके, है ना, ऐसा कुछ इसका बिहेवियर होता है। ये चीज़ हमने पहले भी किया था। और यहाँ पे इस मिनिमम वाले पार्ट को ए नॉट मान लेते हैं, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, इसके पास फोर्स इस पॉइंट पे कितना लग रहा होगा, जीरो, है कि नहीं। और इस पॉइंट से ये उसका इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है कि नहीं। तो जिस पे वो मैक्सिमम टाइम पे कोई भी एटम डिस्टेंस उसका ये रहता है ना। इस पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इस तरफ हमें क्या मिलेगा, एट्रैक्शन फोर्स लगता है, याद होगा आपको, है ना। और इस ए नॉट से अगर हम डिस्टेंस कम करते हैं तो हमें कौन सा फोर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स, है कि नहीं। तो ये दो टाइप के फोर्स मॉलिक्यूल पे लग रहे होते हैं। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू कितना है, मिनिमम होता है ना। तो यहाँ पे इसी को हम अगर ई नॉट बोले तो यहाँ पे मान लिया ये हमारे पास ई नॉट है ना। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी है इसके पास। तो जिस पॉइंट पे उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी उसके पास वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेंटेन होगा, है ना। सॉलिड्स की बात करें अगर हम, तो सॉलिड्स में इस टाइप से, है ना, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि इस टाइप से सॉलिड्स के बीच में स्ट्रक्चर फिक्स होता है ना। और उसके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस फिक्स हो जाता है ना। इसलिए और ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता है कि नहीं। इसी कारण से सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता है ना। तो ये डिस्टेंस कौन सा होता है, वो अपने अट्रैक्शन और रिपल्सन को ओवरकम करते हुए एक फिक्स डिस्टेंस पे रहता है, वहां से वो चेंज नहीं करता है ना। जबकि यही चीज लिक्विड और सॉलिड में बार बार चेंज होती है, इसलिए वो फ्लो करने लगता है और सॉलिड फ्लो नहीं करता है ना। तो अब देखो कि अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, है ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पहले ई नॉट यहाँ पे था, अब वो चीज बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये मिड वाला जो पार्ट है ए नॉट, ये एक्चुअली मिड में नहीं है ना। रिपल्सन वाला पार्ट थोड़ा सा कम है और अट्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो यहाँ से देखो हमारे पास दो डिस्टेंस मिलेगा,
ठीक है, इसको हम ए डैश और इसको हम बी डैश बोल रहे हैं, है ना। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो रिपल्सन में इतने डिस्टेंस तक आ सकता है और अट्रैक्शन में इतने डिस्टेंस तक आ सकता है ना। यानी वो इससे इसके बीच में वाइब्रेट कर सकता है ना। तो इन दोनों डिस्टेंस का जब हम एवरेज लेंगे तो वो एवरेज किसके तरफ होगा, है ना, अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा होगा। आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो जो पहले टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर पे ये ई नॉट पे था, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, तो ये हमारा ई वन हो गया। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये जो ए नॉट था, ए नॉट शिफ्ट होके ए नॉट डैश इस तरफ आ गया, है ना। तो जो पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस था ये वाला ए नॉट, अब वो ए नॉट की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ के ए डैश नॉट हो चुका है ना। तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो यही चीजें होती है जो उसको डायमेंशन में चेंज करता है ना। अब ऐसे ही और टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये ए नॉट की वैल्यू और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो ये चीज इधर डिस्टेंस शिफ्ट होता जाता है ना। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। तो ऑन एन एवरेज क्या होता है, ऑन एन एवरेज क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस increases when temperature is increases, है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस की बात बोल रहे हैं। तो एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है ना। और उसी के कारण जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और जब एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उसी के कारण क्या होता है, डायमेंशन में चेंज होता है ना। तो ऑल थ्री डायमेंशन इंक्रीजेज, है ना। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और डायमेंशन में क्या क्या आएगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज करेगी, है कि नहीं। और सेम चीज़ें लिक्विड के केस में भी होती है। तो लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज करता है। और सेम चीज़ें गैस के केस में भी यही चीज़ें होती है ना। लेकिन लिक्विड और गैस और सॉलिड, इन तीनों के केस में किस में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, है ना। तो वो चीज़ें आपको इस डिस्टेंस से समझ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है, अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और फिर सबसे कम सॉलिड में होगा, है कि नहीं। तो हमने ये चीज़ देखा कि किस तरीके से और क्या रीजन होता है डायमेंशन चेंज होने का, टेम्परेचर इंक्रीज होने से। ठीक है। अब जो इंक्रीमेंट होता है वो हमने देखा कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों में हो सकता है ना। एरिया और वॉल्यूम किससे बना हुआ है, लेंथ से ही है ना। तो लेंथ को अगर हम 2D में इमेजिन करेंगे तो एरिया बन जाएगा, अगर उसी को 3D में लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन, है ना, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी बॉडी में टेम्परेचर को चेंज करते हैं, है ना, तो टेम्परेचर को चेंज करने से उसके लेंथ में क्या फर्क पड़ता है ना। तो लेंथ में जो चेंज होगा उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, है कि नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ में जो चेंज होगा उसे हम लीनियर एक्सपेंशन बोल रहे हैं। ठीक है। और ये लीनियर एक्सपेंशन जो होता है इसके लिए हमें एक कोफिशिएंट डिफाइन करना पड़ता है ना। और इन जनरल देखोगे तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि जो इंक्रीमेंट होता है और डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू होती है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट का, है ना। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है,
है ना। ये क्या है हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, है कि नहीं। तो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज ये है, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस के, है ना। जितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम एक, इसको जब इक्वलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक कोफिशिएंट, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशिएंट लगाना पड़ता है, याद होगा आपको। तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे यहां से, देखो 1/, है ना। अगर यहाँ पे हम अल्फा यूज कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 1/L इंटू डेल्टा L/Δt, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किस पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे, है ना। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर की वैल्यू पे ये फर्क पड़ता है। क्लियर। अब तो हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल चेंज लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ को हटाओगे तो, है ना, तो डेल्टा L/L इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, है ना। एक कांस्टेंट हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, है कि नहीं। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। और इसको जब हटाया तो ये क्या बना हमारे पास, अल्फा कोफिशिएंट बना। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, है ना। और यहाँ से जब इसको मूव करोगे तो अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास चेंजेज स्मॉल चेंजेज है ना, तो ये हमने एक सिग्निफिकेंट चेंज लिया तो हमने डेल्टा यूज किया। अगर स्मॉल चेंज होगा तो हम क्या लिख पाएंगे, L इक्वल टू 1/L dL/dt, है ना। अगर हम स्मॉल l और इसको हम L0 लिख रहे हैं, है ना, तो ये इनिशियल लेंथ है, ठीक है। ये L जो है ये इनिशियल लेंथ है, ये जो L है ये इनिशियल लेंथ है ना। तो ये चेंज होने के बाद का लेंथ नहीं है, इनिशियली जितना लेंथ था उस लेंथ में कितना क्या चेंज हुआ तो वो डेल्टा L है, ठीक है। तो ये इसको हम L0 लिख रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्मॉल चेंजेस है तो dL/dt, याद होगा आपको, है ना। और अब हम यहाँ से L0 इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये कैपिटल T होगा। अब देखो दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करो, तो dl को एक तरफ ले आओ, dl इक्वल टू अल्फा L0 कैपिटल dt, है ना। और अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं तो देखो, जब L की वैल्यू L0 थी तो टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं। और जब L की वैल्यू इंक्रीज होके L हो गई तो यहाँ पर टेम्परेचर T2 पे उसका लेंथ L हो गया। बाकी इंटीग्रेशन इजी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, L माइनस L0 इक्वल टू अल्फा L0 T2 माइनस T1, है ना। और यहाँ से L की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, L0 प्लस अल्फा L0, और इसको हमने डेल्टा T लिखा। तो L की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, है ना। तो ये चीज हमारा क्या है, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक ना। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। और ये वैल्यू हमें दी हुई होगी, ये चीज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है ना। तो ये वैल्यू हम ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया होगा या बुक वगैरह में इसकी अलग अलग मटेरियल की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ होता है ना। और L0 क्या है, इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो अगर हमें टेम्परेचर, हमने लेंथ का टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक किया, है ना। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके हिसाब से नया लेंथ कितना होगा, ये न्यू लेंथ है ना। तो न्यू लेंथ में देखो L0 ऐड हो गया है, तो L0 प्लस ये क्वांटिटी ऐड हो गया है ना। तो लेंथ हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
इसी तरीके से एरिया में भी एक्सपेंशन हो सकता है और वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन हो सकता है ना। तो अभी हमने देखा कि एल को हम क्या लिख पाएंगे, एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना। वैसे ही अगर हमारे पास एरिया में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपेंशन, है कि नहीं। और एरियल एक्सपेंशन में फिर से कैसे डिफाइन होगा, तो जैसे हमने लेंथ में डिफाइन किया था, ये हम किस में डिफाइन करेंगे, एरिया में। तो 1/A0, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, DA/DT। और यहाँ पे हमें एक दूसरा कोफिशिएंट यूज करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं बीटा, है ना। तो इस बीटा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और सुपरफेशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया का एक्सपेंशन हो गया। उसी तरीके से वॉल्यूम में भी चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कैसे डिफाइन होगा, उसको हम गामा से डिनोट करते हैं। और गामा इक्वल टू क्या होगा, 1/V0 dV/dt, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ भी V0 इनिशियल है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्लियर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये गामा है तो फिर से वही सेम इंटीग्रेशन है। तो V को जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, V0 इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। तो ये नया वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। और एरिया में जब कैलकुलेट करेंगे तो A कितना होगा, A इक्वल टू A0 इंटू वन प्लस बी डेल्टा टी, है ना। तो ये सब कुछ इनिशियल के तरीके से ही है ना। तो हमने 3 टाइप के एक्सपेंशन देखे कि 3 टाइप के एक्सपेंशन में कैसे कैसे चेंजेस आता है ना। तो एक बार तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास L इक्वल टू L0 इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी है, A इक्वल टू A0 इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी है, और V इक्वल टू V0 इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी है ना। तो ये तीनों टाइप का एक्सपेंशन हो चुका है ना। मैक्सिमम टाइम पे हम लीनियर एक्सपेंशन ही पढ़ते हैं, है ना। लीनियर, ये लीनियर एक्सपेंशन का हो गया, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया, है ना। तो मैक्सिमम टाइम पे हम यही दोनों एक्सपेंशन को पढ़ते हैं, है ना, लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक में। एरियल भी होता है ना। तो एरियल एक्सपेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इसका यूज फिलहाल के लिए नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये एरिया एक्चुअली में किससे बना होगा, दो लेंथ से ही बना होगा। लेंथ और ब्रेथ एक साथ इंक्रीज होगा तो एरिया में इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा, लेंथ लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों एक साथ इंक्रीमेंट होगा, है ना। और लेंथ ब्रेथ हाइट अपने आप में क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है कि नहीं। तो ये दोनों चीज एक्चुअली में लीनियर से ही फॉर्म हुआ है। तो हम एक बार इन तीनों में रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन किस टाइप का होता है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये तीनों जो कोफिशिएंट है, इन तीनों कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा वो हम देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ही दिया रहता है, बाकी ये दोनों कोफिशिएंट नहीं दिया रहता, लेकिन पूछता वो इसके टर्म में, तो हम इससे ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मान लो जैसे एरिया में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ वॉल्यूम में भी अप्लाई होगा। तो मान लो कि हमारे पास इनिशियल एक ये शीट था, ठीक ना, और ये एरिया है। और इसमें जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज के बाद ये कुछ इसका लेंथ
ए डैश इंक्रीज हो गया और इस तरफ भी इंक्रीमेंट ए डैश हो गया। ठीक है, अभी हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं, तो दोनों तरफ हमने ए डैश का इंक्रीमेंट किया। क्लियर है? अब हमें लीनियर कोफिशिएंट दिया हुआ है ना, इसका लीनियर कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो इनिशियल इसका एरिया कितना होगा, तो ए नॉट हम कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। और अब हमें नया एरिया लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश का स्क्वायर, है कि नहीं। और ए डैश की वैल्यू कितनी होगी अभी, तो अब देखो, अगर हम ए पहले ये था और ये इंक्रीज होके ये हो चुका है ना, तो इसका मान लो लीनियर कोफिशिएंट अल्फा है, तो ए डैश की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, ए डैश इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं। हमने डेल्टा टी से चेंज किया तो ये चीज बन चुका है। तो ए डैश की वैल्यू हम नया ए डैश क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर क्या है, ए नॉट, तो ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन हमने बाइनोमियल में देखा था कि क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस एन एक्स, है ना। और ये चीज वैलिड कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 1 से काफी कम हो, ठीक ना। सेम चीज यहाँ पे अगर अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू, है ना, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 1 से कम हो जाए, है ना, तो अल्फा डेल्टा टी अगर लेस देन 1 है, तो इसी चीज को हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए को हम क्या लिख पाएंगे, ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं। और एरियल एक्सपेंशन कितना होता था, ए इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। तो देखो अल्फा और बीटा में रिलेशन हमारे पास आ गया, तो बीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, है ना। और वैसे ही वॉल्यूम के लिए जब क्रिएट करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अल्फा, है ना। तो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, अल्फा बाई 1 इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, है ना। तो ये इन तीनों में एक रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में, है ना। तो कभी कभी अगर आपको चीजें नहीं दी हुई हो, है ना, अगर एरियल एक्सपेंशन पूछा है और सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बीटा की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये ले सकते हैं, है ना। ये चीज अप्रोक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि ये हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया है ना। तो ये बीटा की एक्चुअली में क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, ये भी गामा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। तो अगर हमें अल्फा दिया हुआ है तो हम बीटा और गामा कैलकुलेट कर पाएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज किया था कि हमने स्क्वायर लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। अगर स्क्वायर नहीं होता तब क्या होता है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर वो स्क्वायर शेप का नहीं होता है ना, तो उस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, तो एक दो टाइप का मटेरियल होता है, एक होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें कोई चेंज होना होगा तो सब तरफ सेम टाइप का चेंज होता है कि नहीं। और वैसे ही होता है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। तो एनआइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे पास ये क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है ना, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चेंजेज होता है कि नहीं। तो जब इस टाइप का कोई सिचुएशन हो, एनआइसोट्रोपिक मटेरियल हो, तो हर एक डायरेक्शन में चेंजेज अलग अलग होगा, है ना। तो उस केस में अगर आपको बीटा लिखना होगा और एरियल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये क्या होगा,
अलग अलग डायरेक्शन के जितने भी अल्फा है सबको ऐड कर दो, है ना। और वैसे ही जब हमें गामा लिखना होगा तो उसमें हमें अलग अलग डायरेक्शन के कोफिशिएंट्स को, लीनियर कोफिशिएंट्स को ऐड करके लिखना होगा, है ना। तो अगर अलग 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 डायरेक्शन में चेंजेस अलग अलग हो रहा है तो हम अलग अलग करके ही ऐड करेंगे। क्लियर है। तो ये बेसिक चीजें थी 3 टाइप के एक्सपेंशन का, है ना। अब हम देखते हैं इन सब का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बेस्ड पे आप क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। सिंपल लेंथ में चेंज कितना होता है, एरिया में चेंज कितना हो रहा है, वो सब कुछ आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से देखेंगे कि जो अभी तक हमने किया है उन सब का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है और किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी लेंथ आ रहा होगा, जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं, जहाँ पे भी लेंथ का टर्म आ रहा होगा वहाँ पे हमें थर्मल एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो, है ना। जहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे भी हमें थर्मल एक्सपेंशन को एज्यूम करना पड़ेगा, अब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो, है ना। तो हम वो चीज़ को एक बार रिवाइज करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने लेंथ, वॉल्यूम, एरिया ये सब यूज किया है उन सब जगह पे थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस वगैरह शीट से कंप्लीट करो। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के साथ। ओके, बाय।